एरर एनालिसिस। जीएई गारंटीड एक्यूरेसी एरर। तो गारंटीड एक्यूरेसी एरर क्या होती है वैसे? जीएई मतलब है क्या? 100% एक्यूरेसी। आनी आनी बिल्कुल सही चीज है। जैसे एक चीज मैंने ये बताई थी कि जीएई की वैल्यू अगर आपकी ±1% हो तो इस इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं ये? गुड इंस्ट्रूमेंट। तो इनको हम क्लास 1 इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। क्लास 1 के इंस्ट्रूमेंट हो गए आपके, ये क्लियर है? और अगर जीएई की वैल्यू ±5% से ज्यादा चली जाए तो क्लास सेकेंडरी लो ग्रेड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है नाउ, ये जो ±1% है यहां पे आपको एफएसडी देखने को मिलेगा। एफएसडी ±1% एफएसडी मतलब जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन उस मीटर का है। जैसे ये मीटर यहाँ पे 0 से स्टार्ट होकर 10 एम्पियर तक जाता है, तो इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है? 10। तो इसमें कितने की एरर आएगी? 1%। तो 0.1। अरे मतलब 10 × 1/100 हो गया ना 1% का मतलब। तो ये आ गया आपका 0.1। इतने की एरर आ जाएगी आपकी। अगर 5% की होती तो यहाँ 5 कर लेते, 0.5 की। तो ये एरर है। नाउ जीएई हमेशा फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे डिपेंड करेगी आपकी। जो जीएई की वैल्यू आएगी ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे डिपेंड करेगी, और इतनी एरर तो हर इंस्ट्रूमेंट में होनी ही होनी है। जब भी आप इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करोगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें इतनी एरर तो ये इतने परसेंटेज की तो एरर निकालेगा ही निकालेगा। चाहे आप इसको लो करंट के लिए काम में ले लो या हाई करंट के। फॉर एग्जांपल अगर आपका इंस्ट्रूमेंट 4 एम्पियर शो कर रहा है, जीएई ±1% है, तो एरर कितनी आ जाएगी? 4 एम्पियर को 1/100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 0.04। अगर 10 एम्पियर होता तो 0.1 का एरर आता। ये क्लियर है? तो जितने गारंटीड एक्यूरेसी एरर जो होती है, जितने पे भी आपका मीटर शो कर रहा है उससे बस उसको मल्टीप्लाई करना है, इतनी तो आएगी ही आएगी। नो, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा मैं आगे बताऊंगा कि कैसे होगी, या हो सकता है थोड़ा गड़बड़ होगा, मतलब आगे चेंज होने वाला है। ठीक है, उसका रीजन ये क्योंकि अभी आपके दिमाग में ये एरर है ना, उसी से निकालना आता है जितने पे वैल्यू आ रही है। आगे चेंज क्या आएगा वो मैं अभी बता दूंगा आपको। गारंटीड एक्यूरेसी एरर ऐसे होती है जैसे रेलवे पे टिकट्स बुक करते हो आईआरसीटीसी पे, तो उस पे क्या होता है कि आपके कुछ सर्विस चार्ज लगता है एक्स्ट्रा। तो पर टिकट का कितना चल रहा है अभी? लगभग 30 रुपए या 20 रुपए से चल रहा है। 30 रुपए एक्स्ट्रा लगता है हर टिकट के ऊपर। तो जैसे मान लो आपने 2 टिकट्स बुक करी अलग अलग, 2 लोग जा रहे हैं अलग अलग बुक करी, तो 30 रुपए एक टिकट पे एक्स्ट्रा देने, 30 रुपए एक पे। वो आपके गारंटीड एक्यूरेसी एरर की तरह हो गया, मतलब वो एक्स्ट्रा देने ना। अगर दोनों लोगों ने एक साथ ही टिकट बुक करी तो 30 ही लगेंगे। तो ऐसे सेव भी कर सकते हैं ना अपन। तो ये उसी टाइप की सी एरर होगी कि आपकी एक टाइम पे इतनी एरर आनी ही आनी है। जैसे टोल टैक्स होता है ना, अगर आप 10 बार गाड़ी निकालोगे तो 10 बार लगेगा। चाहे आप एक काम करो, सारी सवारियों को एक साथ बैठा के एक साथ ही क्रॉस कर लो, कि बार बार चक्कर लगेगा तो वो लगेगा ही। ये क्लियर है? तो हेडिंग डालो जीएई गारंटीड एक्यूरेसी एरर। गारंटीड एक्यूरेसी एरर, इसमें लिखो जीएई इज ऑलवेज, पहले हेडिंग डाल लो
GAE is always mentioned by manufacturer, MANUFACTURAR, manufacturer. GAE is always mentioned by manufacturer, comma, it is calculated with respect to full scale value. With respect to full scale value. With respect to full scale value. चलो भाई ये लिख लो, ये इफ करके लिख लेना। मतलब इतनी एरर हो तो उसको क्लास 1 इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो आप। अगर 5 ±5% आ जाएगी तो लोअर ग्रेड इंस्ट्रूमेंट। कौन सा? हाँ न्यूमेरिकल नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं है, कम है। मेजरमेंट में कम है, मेजरमेंट में नहीं। मेनली जो न्यूमेरिकल आएंगे वो नेटवर्क से आएंगे, थोड़े बहुत मशीन से आ सकते हैं और कुछ पावर सिस्टम से भी आएंगे, लेकिन वो फिक्स है कि जैसे मान लो रेजिस्टेंस निकालना है एसी का, पावर सिस्टम का पार्ट है। कुछ एल्यूमिनियम वगैरह का वो डायामीटर वगैरह कंडक्टर्स वगैरह का आएगा, वो उसी का पार्ट आ जाते हैं। वो थोड़ा बेसिक मैक्सिमम वेटेज तो थ्योरी का ही है। अच्छा सब्जेक्ट मीटर्स का आ गया। जैसे आपको या पूछेगा इंडिकेटिंग कौन सा होता है, डैम्पिंग टेक्निक्स पूछ सकता है वो आपसे, कंट्रोलिंग टेक्निक्स पूछ सकता है, और वॉट मीटर और ईडीएम टाइप वाला इंपॉर्टेंट है, ईएमएमसी क्योंकि बहुत लंबा चलता है, एमआई भी इंपॉर्टेंट है, पीएमएमसी। और एक आपका इंडक्शन के अंदर आ जाता है एनर्जी मीटर, वो इंपॉर्टेंट। सीटीपीटी का वाला पार्ट भी आ जाता है थोड़ा बहुत। तो बेसिक कई छोटे छोटे रह जाते हैं, उनके लिए तो मैंने स्टार्टिंग में वही करवा दिया। जैसे कि कौन सा मीटर में कौन सा, जैसे आपसे पूछ सकता है कौन सा मीटर एसी पे काम करता है, कौन सा डीसी पे काम करता है, उनकी भी ट्रिक है, डायरेक्टली बता सकते हो। ये पूछ सकता है डिफ्लेक्टिंग डॉट एज ए एमीटर काम में आ रहा है तो करंट के प्रोपोर्शनल होगा या आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, बता सकते हो। एमआई के अंदर करंट के प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। हाँ टीडी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब इसमें सोचना नहीं है। अब एक चीज बताओ, जो पीएमएमसी है वो किसके लिए डिफ्लेक्ट करता है? डीसी के लिए, ठीक है। उसके अलावा और कोई सा नहीं करता। डीसी एम्पियर आवर मीटर को हटा दो, डीसी एम्पियर आवर मीटर के अलावा नहीं करता। और एक आपका इंडक्शन एनर्जी मीटर को भी हटा दो, ठीक है। बाकी सारे एसी और डीसी दोनों पे काम करते हैं। तो सिर्फ आपका जो पीएमएमसी है उसमें प्रोपोर्शनल होगा आई या प्रोपोर्शनल वी, बाकी सब में बिना सोचे समझे याद रखो आई स्क्वायर या फिर वी स्क्वायर। पावर वाले जो हैं उसमें टीडी प्रोपोर्शनल आ रहा है सब में पावर के, ये क्लियर है। तो उनका स्केल भी लीनियर होता है, ये क्लियर है। और एनर्जी मीटर की जहां बात कर ले तो उसमें स्केल आता नहीं है, उसमें आता है रोटेटिंग मैकेनिज्म, जो आपकी, हाँ इंटीग्रेटिंग टाइप है, जो आपका इंडिकेट भी करेगा, रिकॉर्डिंग भी करेगा, पर्टिकुलर टाइम में कितना कंजप्शन हुआ टोटल भी वो डिनोट करेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक आपके एरर में से थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का पार्ट आ सकता है। जैसे एरर लिमिटिंग एरर निकालना मैंने बता दिया ऑलरेडी पहले। लिमिटिंग एरर बताया या नहीं? सबसे पहले वही बताया था। तो लिमिटिंग एरर में से कैलकुलेशन आ सकती है, बाकियों में कैलकुलेशन से पार्ट में नहीं जाएगा, ठीक है। वैल्यूज निकालना जैसे, हालांकि सिंपल ही है सबके अंदर की कौन से में से कितना करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, सब में से सिंपल ही है, करने को कर सकते हो, लेकिन वो इसमें नहीं आएगा ज्यादा, मेजरमेंट में कैलकुलेटिव पार्ट आपके ज्यादा आएगा नहीं। क्या लिख लिया भाई, ये नोट कर लिया क्या? कर लो ये जल्दी से।
ये हो गया। एक एग्जांपल करके लिखो। फुल स्केल डिफ्लेक्शन आपका वो तो 10 एम्पियर है ही। और ले लेते हैं। एक एग्जांपल लिख लो। GAE ±1% FSD, कॉमा लगा के इनके आगे चलने दो। यूज्ड इन ब्रेक टेस्ट इन DC शंट मोटर, कॉमा लगा के इसके आगे यूज्ड इन ब्रेक टेस्ट इन DC शंट मोटर, नाउ जैसे लोड अलग अलग कनेक्ट हो सकते हैं आपके सिस्टम के, ठीक है, और आपकी जो रीडिंग है वो भी अलग अलग आएगी। नाउ अगर मान लो लोड 1 kg का है तो करंट कम जाती है या ज्यादा? जैसे अब मैं 2 kg लोड बढ़ा रहा हूँ, 3 kg, 1 kg पे क्या होगी? कम करंट। जैसे जैसे लोड बढ़ाओगे करंट बढ़ेगी। नो, पहले मैं मान लेता हूँ कि 1 एम्पियर करंट है, 2 kg वाले में 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, इस तरीके से चलेगी। 4 kg में 4 एम्पियर करंट है और ऐसा चल रहा है 10 kg तक, तो कितनी करंट जाएगी? 10 एम्पियर। नो, अब आ जाएगी इसके साथ में कुछ एरर आएगी। एरर कितनी बता रखी है? +-1%। तो कितनी एरर लिखूं मैं यहाँ? ये गारंटीड एक्यूरेसी एरर है। यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा? +1। जैसे यहाँ एग्जैक्ट बता सकते हो? ±0.01 और यहाँ 0.002। अब एक्चुअल में गारंटीड एक्यूरेसी एरर जो है ना वो आपकी फिक्स है। ये तो मैंने स्टेटमेंट में बताया था। वो मैन्युफैक्चरर आपका मेंशन करके दे देगा इतनी एरर तो आपकी होनी ही होनी है। तो गारंटीड एक्यूरेसी एरर है ना, याद रखना, कभी चेंज नहीं होगी। ये हमेशा जो कैलकुलेट होगी वो होगी विद रिस्पेक्ट टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो GAE ऐसे निकाल कर आओ, GAE इक्वल्स टू ±1% है, ठीक है, और FSD है साथ में 1% FSD। नाउ तो इसको आपको बस यही लिखना है कि 1/100 ± इनटू फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है? 0 से 10 एम्पियर का एमीटर है तो यहाँ जाएगा 10, तो कितनी वैल्यू आएगी? ±0.1 0.1 ही आएगा ना, 0.01 नहीं, 0.1। ये आएगा या नहीं आएगा? कुछ और आएगा भाई? कुछ और आएगा क्या कैलकुलेशन? ये आएगा ना 0.1। नाउ तो यहाँ पे ये जो एरर है ये नहीं आएगी। ये तो पता नहीं तुमने बहुत ज्यादा पॉइंटों में कर दिया, 0.1। और हालांकि जो भी इससे भी तुमने निकाला ना वो भी गलत ही निकाला है। हाँ, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, ये वही है, वो रेलवे वाला हिसाब। चाहे आप 2 टिकट बुक कर लो, चाहे 3 कर लो, मैक्सिमम 6 टिकट कर सकते हैं हम एक के अंदर, तो हमारा एरर कम आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप उसी एमीटर को 10 एम्पियर पे काम में ले रहे हो तो एरर कम है या ज्यादा है? 10 एम्पियर के रेस्पेक्ट में कम है। अगर 1 एम्पियर में काम में ले रहे हो तो एरर ज्यादा है। ये उसी तरीके से जैसे मान लो आप गाड़ी लेकर अकेले आ रहे हो तो अकेले के रेस्पेक्ट में पेट्रोल ज्यादा है, अगर 10 आदमी उसी के अंदर ला रहे हो तो थोड़ा सा डिवीजन में करोगे तो कम है। यही है ना। अब अगर मैं रीडिंग की बात कर लेता हूँ, रीडिंग विद परसेंटेज लिमिटिंग एरर,
रीडिंग विथ परसेंटेज लिमिटिंग एरर। लिमिटिंग एरर पता है? लिमिटिंग एरर पहला पेज निकाल के देख लो यार एक बार, पहला पेज देख लो। लिमिटिंग एरर रीडिंग विथ, सबसे पहला पेज मेजरमेंट का। अच्छा, मेजरमेंट का ही पहला पेज। मेजर्ड वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू, वैसे ही लेते थे। no. अभी एक्चुअल के अंदर ये है, यहां पे क्या है, करंट प्लस माइनस जीएई, ये हम ले रहे हैं करंट प्लस माइनस जीएई। ठीक है, जीएई के साथ में रीडिंग ली। अगर हम रीडिंग पूछ रहा है वो परसेंटेज लिमिटिंग एरर, तो उस टाइम पे कितनी वैल्यू आएगी? जो भी करंट है वो तो आप यहाँ लिख दो 1 एम्पियर। ठीक है, अब परसेंटेज में लिमिटिंग एरर बतानी है तो कितनी है? परसेंटेज में लिमिटिंग एरर 1%। मतलब एक तरीके से लिमिटिंग एरर का मतलब ये कि आपकी मेजर तो आ रही है 1 और एरर आ रही है 0.1। तो क्या है फॉर्मूला? परसेंटेज लिमिटिंग एरर, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। ट्रू जैसे आनी चाहिए 1, तो एरर 0.1 अपॉन 1, तो कितना आएगा? 10% कर दूं? 10%। इसमें डाउट है क्या? फॉर्मूला क्या है भाई लिमिटिंग एरर का? एरर अपॉन जो भी आपकी ट्रू वैल्यू है वही है। तो एरर कितनी आ रखी है यहाँ? 0.1 की, और विद रेस्पेक्ट टू 1 अपॉन 1 आ जाएगा। तो कितना परसेंटेज आ गया? 0.1 अपॉन 1 इंटू 100 होता है ये, तो 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 10% आ जाएगा कि 10% की एरर है। ये क्लियर है? नो, यहाँ पे कितने की एरर? अगर जीएई के हिसाब से बात करें, जीएई फिक्स है, दैट इज प्लस माइनस 1%। ये क्लियर है? लेकिन अगर लिमिटिंग एरर के हिसाब से बात करें तो अगर 1 एम्पियर पे आपने मेजर किया तो आपके कितना परसेंटेज का लॉस आ रहा है? 10% का। ठीक है, अब इसमें बात कर लेते हैं दूसरे में, जब 2 एम्पियर की बात है तो कितने परसेंटेज का लॉस है? 5% या 0.5? एरर देखो 0.1 डिवाइडेड बाई 2 एम्पियर, कितना आएगा? इंटू 100, कितना आएगा? 5 ही आएगा। मतलब एक जीरो से तो ये हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, 10/2 5, तो ये 5% का एरर है। और अगर इसकी बात कर लेते हैं 3 एम्पियर प्लस माइनस, इसमें कितना? 3.33, 3.33%। ठीक है, नाउ अब फाइनल यहीं पे आ जाते हैं इस वाले में। 10 एम्पियर पे जब आप काम में लोगे तो 1% आ गया। तो अगर वो बात करें जीएई की, तो जीएई आपसे ऐसे पूछा जाएगा, जीएई हाफ ऑफ द फुल स्केल में गारंटीड एक्यूरेसी एरर क्या है? वो फिक्स रहेगी या चेंज होगी? जैसे मान लो दो कंपैरिजन आपको दिया कि आपका जो एमीटर है एक बार काम कर रहा है 2 एम्पियर पे, एक बार काम कर रहा है 8 एम्पियर पे। ठीक है, तो जीएई किस के अंदर ज्यादा होगी, 2 एम्पियर वाले पे या 8 एम्पियर वाले पे, या लेफ्ट राइट बोल सकता है? सेम रहेगी। अगर वो बोले परसेंटेज लिमिटिंग एरर किस पे ज्यादा आएगी, तो जहां पे करंट कम है वहां पे एरर ज्यादा है। तो जैसे जैसे आपका यूज लेने का उसको तरीका बढ़ रहा है, मतलब कि वैल्यू बढ़ रहे हो आप, फुल स्केल पे काम में ले रहे हो, तो लिमिटिंग एरर क्या होगी? कम। लिमिटिंग एरर कम होती जाती है। मतलब फुल के ऊपर काम में ले रहे हो ना, फुल स्केल। वही बात है जैसे कि आप 6 टिकटें एक साथ बुक कर लोगे तो आपकी कॉस्टिंग थोड़ी कम लगेगी। 10 आदमियों को एक गेट से जैसे टोल टैक्स के उधर से लाना है, आप एक साथ उनको ले आओगे तो आपके टोल टैक्स कम लगेगा। इवन कोई अलग अलग टाइम पे आ रहा है तो 10 चक्कर करने पड़ेंगे आपको। कोई सुबह आ रहा है, कोई दोपहर में आ रहा है, तो 10 चक्कर लगेंगे, तो टोल टैक्स 10 के बाद ही आपको देना पड़ेगा। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इसमें ना, तो क्वेश्चन आएगा जीएई का, जीएई हमेशा फिक्स रहता है और लिमिटिंग एरर चेंज होता रहेगा। ये क्लियर है? लिमिटिंग एरर आपका चेंज होता रहेगा।
कोई डाउट है क्या इसमें? No. चलो इसको बना लो। वैसे जो भी रीडिंग वैल्यू है ना, इसके केस में कितना जाएगा 4 एम्पियर लेने पे? इसका भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 2.5, ठीक है। क्या मैं ऐसे बोल दूं कि जो भी आपकी रीडिंग है उसको मैं लिमिटिंग एरर मतलब x परसेंटेज बोल लेते हैं। x परसेंटेज का मतलब हो गया x/100। उससे अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको GAE की वैल्यू मिल जाएगी। और x क्या है यहाँ पे? परसेंटेज लिमिटिंग एरर। ये सही है क्या स्टेटमेंट? सही है, सही है, यही तो है। या आप ऐसे, हम ये कर रहे थे कि GAE को डिवाइड कर रहे थे रीडिंग वैल्यू से अभी 0.1/3, तो बात तो एक ही है, एक ही बात है ना। दोनों में से कोई सा भी आप याद रख सकते हो। मतलब एक आपको दे दिया जाए रीडिंग वैल्यू या GAE, तो दूसरा निकाल सकते हो। सही है ना ये? हम क्या कर रहे थे अभी 0.1/2, मतलब GAE को डिवाइड कर रहे थे रीडिंग वैल्यू से, तो आपको ये लिमिटिंग एरर मिलते जा रही थी। यही हमने किया था। तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो, रीडिंग वैल्यू को अगर लिमिटिंग एरर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको GAE मिल जाएगा। जैसे इसके केस में देखो, यहाँ लिखा आपने 4 × 2.5, परसेंटेज लिया तो अपॉन में 100 यहाँ पे लगाई दिया है। तो 4 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 4 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? हाँ 10 आ जाएगा। तो 10 को डिवाइड कर दो 100 से, 0.1, तो 0.1 है GAE। तो हर केस में वैलिड हो रहा है ना ये स्टेटमेंट्स। इवन आप ऐसे याद रख लो कि लिमिटिंग एरर निकालना तो GAE अपॉन रीडिंग वैल्यू। अरे भाई, इसको चलो ये हटा दो, यहाँ लिख दो परसेंटेज लिमिटिंग एरर। ठीक है। अगर कोई परसेंटेज लिमिटिंग एरर के बारे में पूछे तो आप एक काम करो, GAE को डिवाइड कर दो रीडिंग वैल्यू से इंटू 100। अभी हमने इसकी वैल्यू GAE की दी हुई थी तो हमने यही तो किया था, यहाँ पे यही किया था ना कि GAE जितना भी आ रहा है, बस परसेंटेज वाला GAE मत लेना, एक्चुअल जो GAE है वो लेना है। दोनों फॉर्मूला सेम है, किसी से किसी को भी निकाल सकते। तो क्वेश्चन आता है फर्स्ट हाफ में लिमिटिंग एरर कम होती है या ज्यादा होती है? ज्यादा। स्टार्टिंग में लिमिटिंग एरर क्या होगी? ज्यादा होगी। एंडिंग तक जब आप जाओगे तो कम निकलेगी। ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन यहां से देख सकते हो, वहां साथ में लिख लेना। इन द फर्स्ट हाफ लिमिटिंग एरर इज मोर, GAE क्या है? कांस्टेंट रहेगा। पर देखो GAE कांस्टेंट है, परसेंटेज लिमिटिंग एरर हर एक इंस्ट्रूमेंट में क्या है? वेरिएबल है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? हम्म। देख भाई अनिरुद्ध, जैसे 1 + ये तो फिक्स हो गया GAE। GAE हमेशा कांस्टेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू फुल स्केल, आपने निकाल लिया।
ठीक है। नो, अब इससे रीडिंग वैल्यू जब आपको निकालनी है, मतलब एक्चुअल में इसके बेसिस पे कितनी जो रीडिंग आ रही है उसके बेसिस पे कितने % का लॉस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, GAE की वैल्यू को लिख लो 0.1 अपॉन जो भी आपकी रीडिंग वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल 3 एम्पियर का है तो 3 से डिवाइड कर दो, जैसे 0.1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100, सॉल्व कर लो इसको, मतलब 10/3 आएगा तो लगभग 3.33 के आसपास आ जाएगा। तो जो भी वैल्यू, ये फॉर्मूला, ये एक याद रख लेना, जो भी आपको अच्छा लगे, दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दोनों याद रखने की आपको जरूरत नहीं, एक याद रख लो कोई सा भी। कौन सा वाला वैसे सही लग रहा है आपको? सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड वाला याद रख लो, दोनों में से कोई सा भी याद रख सकते हो। कर रहा हूँ बता रहा हूँ। GAE आपका कांस्टेंट है और जो परसेंटेज लिमिटिंग एरर है वो आपकी वेरिएबल होगी। एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, जैसे मान लो कि स्टार्टिंग के अंदर क्या होगा, लिमिटिंग एरर ज्यादा होगी, स्टार्टिंग में परसेंटेज लिमिटिंग एरर, परसेंटेज में बोल लो चाहे, इज मोर एंड इन एंडिंग पार्ट, जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट का एंडिंग पार्ट है वहां पे लो, मतलब लो का मतलब ये नहीं लास्ट में फाइनल GAE तक ही जाएगी, GAE से नीचे तो कभी नहीं जानी है। फर्स्ट हाफ के अंदर जो लिमिटिंग एरर है वो मोर होगी, मतलब ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। फर्स्ट हाफ का मतलब पता है ना, फर्स्ट हाफ क्वेश्चन में दे देगा, इसका मतलब क्या हुआ, दो हिस्सों में उसने डिवाइड कर लिया आपके मीटर को, 50% से लेफ्ट वाला और 50% के राइट वाला। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, लेफ्ट हाफ ऑफ द स्केल, राइट हाफ ऑफ द स्केल, मतलब दोनों में से किस में लिमिटिंग एरर ज्यादा होगी, फर्स्ट हाफ ऑफ और राइट हाफ ऑफ, मतलब सॉरी लेफ्ट हाफ ऑफ या राइट हाफ ऑफ, तो लेफ्ट हाफ ऑफ के अंदर ज्यादा होगी, ठीक है। नो, एक नोट करके लिख लो, GAE always calculated, GAE always calculated with respect to full scale value, GAE always calculated with respect to full scale value, GAE always calculated with respect to full scale value, it is all comma लगा के या full stop लगा लो, it is also called constant error, it is also called as constant error, बोल सकते हैं ना, it is also called as constant error, and whereas next point कर लो चाहे, whereas the limiting error decreases, whereas the limiting error decreases in magnitude when the point is moving towards full scale, when the point is moving towards full scale, सही है ना, समझ गए ना पॉइंट, जब पॉइंटर आपका फुल स्केल तक मूव कर रहा होता है उस टाइम पे लिमिटिंग एरर क्या होती है, डिक्रीज कर रही होती है, फुल स्केल, सो दैट कॉमा लगा के, सो दैट it is also called as, इसको क्या बोल सकते हैं, it is also called as variable error,
इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेरिएबल एरर। क्लियर है ना? ये क्लियर? ये जो नोट है यही आपका मेन रहेगा, अगर एरर पूछेगा तो ये वाला रहेगा, ये कंक्लूजन के लिए, ये इसको रटना नहीं है, ठीक है? इन दोनों में से एक कोई सा भी याद रख सकते हो आप। जैसे लिमिटिंग एरर कैसे निकालेंगे, जो भी जीएई की वैल्यू मतलब कितना आ रहा है आपके, जैसे आपको बोला जाए, आपको यहाँ तक, जैसे मैं बताता हूँ, आपको कोई आ रहा है पैसे देने के लिए, ठीक है, और उसका किराया लगता है वहां से 10 रुपए का, आपको जब देने तक आता है, आपके घर वालों ने 100 रुपए भेजे, ठीक है, किराया कितने का लग रहा है? 10 रुपए का, तो इसका माइनस कर लो, प्लस माइनस हो सकता है या माइनस 10 रुपए, ठीक है, ये आपकी जीएई की वैल्यू है। ये क्लियर है? नो, किसी के घर वालों ने भेजे 1000 रुपए, उसके भी लगे 10 रुपए, ठीक है, अब दोनों की जीएई तो सेम है, किराया तो सेम लग रहा है, लेकिन नुकसान परसेंटेज में कितना हो रहा है, मतलब इसके तो 100 रुपए पे 10 गया है, इसके 1000 रुपए पे 10 गया है, तो वो निकालते हैं हम लिमिटिंग एरर से। तो लिमिटिंग एरर कैसे निकालोगे आप? जो भी आपका नुकसान हुआ है 10 बटे में जितने पैसे भेजे गए थे 100 इंटू 100 करते, अगर परसेंटेज निकालना है, तो इसके तो 10% का नुकसान हुआ, जबकि इसके देखो, जो भी आपका नुकसान हो रहा है एरर, वो अपॉन 100 इंटू 100, मतलब सॉरी 1000 का, इस बार 1000 रुपए भेजे गए ना, 1000, तो इसके कितने का नुकसान हुआ? 1% का ओनली, ठीक है। जीएई तो सेम है, लेकिन ये वैल्यू अगर थोड़ी बढ़ जाती है तो उस टाइम पे लिमिटिंग एरर उसकी कम हो जाती है, तो एरर ज्यादा पैसे भेजने में फायदा है ना। तो कई बार हम खुद बेसिक डिसीजन भी ऐसे ही तो लेते हैं, जैसे मान लो कोई सामान भेजना है, अगर किराया सेम लग रहा है भाई ज्यादा एक साथ ही भेज दो। अगर कोई कंडक्टर, मान लो दो अलग अलग सामान जा रहे होते हैं, लोग बोलते हैं ना एक साथ ही है भाई बैग, मतलब टिकट एक ही कट जाएगी, तो बेसिक वही फंडा है आपको लिमिटिंग एरर को कम करने का। ये क्लियर है? क्लियर है ना? एक क्वेश्चन लिख लो, ए वोल्ट मीटर, ए वोल्ट मीटर ब्रैकेट में लिखो 0 to 100 वोल्ट रेंज, 0 to 100 वोल्ट रेंज, इसमें 0 to 100 लिखा है क्या? वोल्ट मीटर 0 to 100 वोल्ट, if if it reads, it reads 50 volt plus minus 2 volt. If it reads 50 volt plus minus 2 volt, if it reads 50 volt plus minus 2 volt, then find percentage limiting error, then find percentage limiting error. कैलकुलेशन मिस्टेक है, तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक है।
कितने परसेंटेज का आ रहा है? फोर परसेंट कितना आ गया तुम्हारा, तुमने किया? ये डेटा परसेंटेज में है या एक्चुअल वैल्यू है? एक्चुअल वैल्यू आ गई, इसका मतलब क्या है, ये जीएई है, लिमिटिंग एरर है? जीएई है। ये वैल्यू भी डायरेक्टली आपको जीएई की दी हुई है। परसेंटेज में आता है एरर, अगर लिमिटिंग एरर आता। अगर आप उस परसेंटेज को कन्वर्ट करके नॉर्मल वैल्यू में लिखोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी सब में सेम मिलेगी। इस परसेंटेज को चाहे एक काम करो, जैसे 4 के साथ भी मल्टीप्लाई कर लो, 2.5 अपॉन 100, इसको भी अगर आप करोगे तो आपको जीएई मिलेगा। तो अगर नॉर्मल वैल्यू मिल जाए, इसका मतलब समझ जाना ये क्या है, प्लस माइनस के साथ में कुछ भी वैल्यू मिल गई, ये क्या है, जीएई है, गारंटीड एक्यूरेसी एरर। तो जीएई आपको दिया गया, लिमिटिंग एरर ही तो निकालनी है, तो जीएई को रीडिंग वैल्यू से डिवाइड करना है बस। सिंपल सा तो तरीका है। परसेंटेज लिमिटिंग एरर निकालनी है, परसेंटेज में निकालना है, तो जो भी वैल्यू है 2 उसको डिवाइड कर दो 50 से, तो आपकी आ जाएगी परसेंटेज लिमिटिंग एरर। तो कितनी परसेंटेज आएगी? 100 से मल्टीप्लाई करना रहेगा ना, परसेंटेज है तो। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, आप 5 दूनी 10, 2 इंटू 2 4, 4% आ गया। एंड व्हाट इज द परसेंटेज जीएई? परसेंटेज जीएई क्या होगा? हम्म 4। एक चीज बताओ, देखो तुक्का मारने का भी तरीका तुम्हें बताता हूँ। लिमिटिंग एरर आपने निकाल ली 4%, 100 वोल्ट मीटर तक का है उसका फुल स्केल, तो वैल्यू बीच के अंदर सी है लगभग, ठीक है। नाउ जीएई तो हर जगह पे सेम रहता है, और लिमिटिंग एरर हाई से लो जा रहा होता है, तो फुल जो आपकी परसेंटेज लिमिटिंग एरर है वो फुल के अकॉर्डिंग है। नाउ ये लिमिटिंग एरर बीच में है, तो जीएई की परसेंटेज से ये ज्यादा होगी या कम होगी? बीच में ज्यादा। जीएई तो लो एरर है, जो हायर फुल स्केल पे देगा आपको, तो ये ज्यादा है। तो 4% से अगर नीचे वाला कोई ऑप्शन दिख जाए तो उसको भी टिक कर सकते हो, अगर आपको लिमिटिंग एरर एक दी हुई है। बाकी निकाल नहीं सकते जीएई परसेंटेज। इस वाले क्वेश्चन में जीएई की कैसे निकाला था आपने, बस वही है, सिंपल सी तो चीज है। ये वाली देखो, तुम्हें जो भी वैल्यू दी आई हुई आए, उस वैल्यू को जो भी इधर साथ में रीडिंग है उससे डिवाइड करना 2/50 और गुणा 100, ये वाला फॉर्मूला लिमिटिंग एरर, जीएई अपॉन रीडिंग वैल्यू इनटू 100। ठीक है। जीएई आपको दिया हुआ है, वो बता। देखो जीएई का परसेंटेज कैसे निकाल देते हम, जो भी आपकी जीएई परसेंटेज वैल्यू है उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। नाउ अब तो जीएई आपको निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज जीएई को किससे मल्टीप्लाई करते थे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ये क्लियर है? अब यहाँ जीएई की वैल्यू दी हुई है, वो परसेंटेज की पूछना चाह रहा है, तो इससे निकाल लो। मतलब जीएई निकाल दे, परसेंटेज को ही तो मल्टीप्लाई करते हैं फुल स्केल से। जैसे 2% का आपका नुकसान है, तो 100 रुपए को 2 रुपए से 2% से मल्टीप्लाई कर देते हो कि 2 रुपए का नुकसान हो रखा है, तो इससे निकाल सकते हो वैल्यू। ये फॉर्मूला यहाँ लिख लो, जीएई इक्वल टू परसेंटेज जीएई इंटू फुल स्केल डिफ्लेक्शन। बता सकते हो या नहीं? हाँ सही है। आ गया ना? तो परसेंटेज जीएई इक्वल टू जीएई अपॉन एफ एस टी।
तो जीएई की वैल्यू तो 2 दी हुई है, एफएसडी कितना है 100। ठीक है, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो जो भी वैल्यू आएगी उसको 100 से मल्टीप्लाई कर ही देंगे। कितना आ जाएगा 2%। ठीक है 2%। उल्टा निकाला है इस क्वेश्चन में थोड़ा हमने। निकाल सकते हो ना कुछ भी पूछे तो, या एक आध और कराऊं मैं? कर लोगे? ट्राई करके देखना, कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। बस एक चीज याद रख लेना, सारे फॉर्मूला रटोगे तो फंस जाओगे। आपको दो चीजें जो याद रखनी है, एक तो इसको याद रखना, मैं बताता हूं। ठीक है, और एक ये वाला याद रखना। ये जो दो येलो में है ना, सिर्फ ये याद रख लो आप, इसके अलावा कुछ याद रखना नहीं है। इनको अलग से कर दो, बाकी जरूरत ही नहीं है। अब कोई भी वैल्यू आपको दी हुई आए, आप इनसे निकाल सकते हो, चाहे एफएसडी दे, वो लिमिटिंग एरर दे। हाँ, इसको मत रखना फिर, एक को रख लो, इसको रख लो या इसको रख लो, क्योंकि बात एक ही है ना। बात तो एक ही है, चाहे इसको रख लो चाहे इसको रख लो। मतलब हम v इक्वल टू आई आर याद रखते हैं, i इक्वल टू वी अपॉन आर उससे ही निकालते हैं, r इक्वल टू वी अपॉन आई भी उससे निकालते हैं। तीन तीन फॉर्मूला थोड़ी याद रखेंगे। ये हो गया। नो। एक क्वेश्चन लिखो, टू रजिस्टर्स आर गिवन एज। एक चीज याद रख लेना, किसी भी वैल्यू के साथ 10 वोल्ट के साथ अगर कोई भी चीज आ रही है आपकी वैल्यू फॉर्म में, वो वैल्यू फॉर्म में 5 है 2 है, तो वो हमेशा क्या होगी आपकी जीएई होगी। ठीक है, अगर वहां पे आपके परसेंटेज में लिखा हुआ है और आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये क्या है लिमिटिंग एरर। लेकिन अगर आपके परसेंटेज में दिया हुआ है और उसके साथ में लिखा हुआ है एफएसडी, इसका मतलब क्या है, ये परसेंटेज जीएई है। ये नोट करके थोड़ा लिख लेना ताकि समझ आ जाएगा आपको। तो 3 कर, अलग से बॉक्स में बंद कर देना, मतलब वैल्यू फॉर्म में आ जाए तो जीएई हो गया। अगर परसेंटेज में कुछ लिखा हुआ नहीं आए तो वो परसेंटेज लिमिटिंग एरर है। अगर लिखा हुआ है एफएसडी तो हमेशा याद रखो वो परसेंटेज जीएई है। और परसेंटेज जीएई इक्वल टू परसेंटेज लिमिटिंग एरर कहाँ होता है? मिड में। परसेंटेज जीएई इक्वल टू परसेंटेज लिमिटिंग एरर, ये फुल स्केल पे एफएसडी। क्योंकि इस क्वेश्चन में भी देखना, इसमें 1% एरर आ रही है, इसका जब आप 1% निकाल लो, ये 1% ही तो था। परसेंटेज लिमिटिंग एरर 1% आ रखी है, यहाँ भी आपको 1% ही दिया हुआ था जीएई। तो दोनों का परसेंटेज कहाँ होता है एफएसडी के ऊपर। जब आपका मीटर फुल स्केल पे डिफ्लेक्ट कर रहा होगा, उसी टाइम पे लिमिटिंग एरर और जीएई का परसेंटेज इक्वल होगा। ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, इसको पूरा लिखना, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के ऊपर आपका परसेंटेज जीएई इक्वल टू हो जाएगा परसेंटेज लिमिटिंग एरर। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको, मतलब ऐसे कंफ्यूजन दूर नहीं होगा। वैसे कंफ्यूजन जैसा कुछ नहीं है, नॉर्मल सी वैल्यू ऑब्जर्वेशन। Two registers are given as two registers are given as plus minus 4% कर दूं,
R2 बिल्कुल सही है। ये तो नोट कर लिया, ठीक है। नंबर 1, when they are connected in series, find the equivalent resistance. Second, R1 minus R2 क्या होगा? R1 into R2 कितना आएगा? इन 4 R1 upon R2, ये कितना आएगा? ये थोड़ा फेमस क्वेश्चन है। तो ये एरर कौन सी है? लिमिटिंग एरर है या जीएई है? लिमिटिंग एरर है। सॉरी, थोड़ा सा सोचो क्या आएगा। लिमिटिंग एरर का फॉर्मूला याद रखना, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। थोड़ा पीछे करके देख लेना एक बार। दो रजिस्टर सीरीज में होते हैं तो क्या करते हैं हम? R1 प्लस R2। तो जो पहला वाला पूछ रहा है वो कुछ नहीं है, बस सिंपल है R1 प्लस R2, मतलब ये दैट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। यही आपको निकालना है। तो कितना आएगा आंसर? हाँ बोलो बोलो। 100 प्लस 200 या कुछ ऐसे भी, इनका भी कुछ फॉर्म आएगा। ये फेमस क्वेश्चन है, थोड़ा ये आ सकता है। 300 प्लस माइनस 10%, खाली 10। नो, देखो, जब भी आपको एडिशन करना हो दो रजिस्टर का या फिर सब्ट्रैक्शन करना हो, ठीक है, जो भी रीडिंग है एक्चुअल आपकी, उसको तो जो भी आप नॉर्मल काम करते हो वही करना है। जोड़ना है तो इसको जोड़ना है, घटाना है तो घटाना है, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं। जो एरर है आपकी, उसको आप एक्चुअल फॉर्म में लिखोगे, वैल्यू फॉर्म के अंदर, और वैल्यू फॉर्म में लिखने के बाद उसका करना है आपको एडिशन। परसेंटेज में नहीं लिखना है, वैल्यू फॉर्म में लिखना है, और उसका क्या करना है आपको? एडिशन करना है। जैसे चलो इसको एक बार देखते हैं। इसका आपको क्या कर देना है? एडिशन करना है, लेकिन परसेंटेज में नहीं करना। किस में करना है? एक्चुअल फॉर्म में। और अगर आपको R1 इंटू R2 या R1 अपॉन R2 दिया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, उस केस में जो वैल्यू है उसके साथ तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हो जाएगा, लेकिन जो एरर है वो आप डायरेक्टली परसेंटेज वाली को ऐड करना है। क्या करना है? परसेंटेज वाली एरर को ऐड करना है आपको, वैल्यू वाली को नहीं करना। तो
एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, वैल्यू को ऐड करना, परसेंटेज को नहीं करना, और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में परसेंटेज को करना है, वैल्यू को नहीं करना। याद एक को रखना है, जैसे 4 चीजें बन जाती है यहाँ पे, एक को याद रखना है। जैसे ये कर क्यों रहे हैं एडिशन, इधर एक बार ध्यान से देखना, जैसे 200 प्लस माइनस 4% है, तो इस R1 की वैल्यू बता सकते हो, जैसे आएगी 200 प्लस माइनस एक्चुअल प्लस माइनस 4%, तो 200 प्लस माइनस है कितनी है, 4 इंटू 200/100। वैल्यू तो ऐसे ही परसेंटेज निकालते हैं हम, जैसे आपके 60% आए तो ऐसे ही तो निकालते हो, 60 इंटू जो भी वैल्यू है कि कितने आए होंगे। तो ये कितना है डेटा, 200 प्लस माइनस 8, ठीक है। और R2 का डेटा है 100 प्लस माइनस 2%, तो ये कितना है, 100 प्लस माइनस 2/100 इंटू 100, मीन्स ये 100 वाला मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा ये 100 प्लस माइनस 2। ये क्लियर है? नो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जाती है 208 और इसकी जाती है 102, ठीक है। अब इसको आप ऐड करोगे तो कितना बनता है, 310, 310 ही बनता है। तो वहां तक हायर रेंज आती है, लोअर रेंज आती है 200 माइनस 8, मतलब ये कितना हो गया 192, और ये आता है आपका 98। तो जब आप इसको भी ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा लगभग 290, मतलब 290 आएगा दोनों को ऐड करोगे। तो हमारी रेंज एक तो 290 वाली जाती है, एक जाती 310 वाली। तो उसका बेटर ऑप्शन आता है ना कि दोनों को आप एक काम करो, इन दोनों को ऐड किया अपन ने, आर इक्विवेलेंट हमारा निकल रहा है R1 प्लस R2, ये तो दोनों को ऐड कर लिया, 300 प्लस माइनस इनको ऐड कर दो, कितना आ गया 10, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू अगर वो परसेंटेज में वहां ऑप्शन मिल गया आपको तो कितना लिखोगे, इस परसेंटेज को कन्वर्ट किया था तो मल्टीप्लाई किया था, अब क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 300 प्लस माइनस 10/300, 300 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 300 प्लस माइनस 3.33%, इतनी एरर आएगी आर इक्विवेलेंट। नोट में लिखा दूंगा वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला, बाकी आगे वाला कर सकते हो खुद से। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो अभी भी। सर जो आपने एडिट में बोला था उसमें क्या करेंगे, इसमें एडिशन क्या था ना सर, इसमें एड ये वैल्यू निकालनी आ गई, परसेंटेज वाले को एक्चुअल में कन्वर्ट कर लिया, 8 आ गया। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। नो, या क्या करना है, जो दो, एक तो वैल्यू आपकी ये रही और एक वैल्यू ये रही, जो वैल्यू है 200 और 100 उसको तो आप अलग से जोड़ दो, एरर वाली को अलग से जोड़ दो, 8 और 2 को 10, 8 और 2 को एक्चुअल फॉर्म में जोड़ना, परसेंटेज वाली को मत जोड़ लाना। जैसे 4 और 2 वहां ऑप्शन में मिलेगा आपको, वहां ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा 300 प्लस माइनस 6%, लोग इनको डायरेक्ट जोड़ देंगे। किसमें, यहाँ ऐसे करना है कि जो एक्चुअल वैल्यू आ गई 10 आपकी, उसको आपको 300 से फिर डिवाइड करना परसेंटेज में निकालने के लिए। जैसे तुम्हारे 300 में से 10 नंबर आए तो उसको परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, 10 बटे जितने भी एक्चुअल पूरे नंबर है 300, तो परसेंटेज में आ जाएगा आपका। बाकी वालों को भी करो। देखो क्वेश्चन सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, कर सकते हो ना। बाकी कर लिए, R1 माइनस R2 वाले, R1 R2 वाले, R1/R2। हाँ या प्लस में, अच्छा 100 प्लस माइनस 10 तो 10% हो गया फिर। R1 इंटू R2 का कर लिए, हाँ
सही है। डायरेक्ट होगा। Correct. तो सिंपल वाला कौन सा आता है, प्लस वाला है या एडिशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन या एडिशन? मल्टीप्लिकेशन वाला थोड़ा आसान पड़ता है। क्या एरर जोड़नी है सिर्फ एरर? देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो एरर्स को जोड़ना है लेकिन एक्चुअल फॉर्म में, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एरर्स को जोड़ना है परसेंटेज वैल्यू को डायरेक्ट। तो सबसे आसान है, जैसे मल्टीप्लाई तुमने किया, ये कितना आया 200 और 100 को करते 2000 आ गया, प्लस माइनस 16% नहीं, कितना का था 4 और 2 6। ये वाला हाँ तुमने कौन सा ले लिया? अच्छा नहीं नहीं, तुमने वैल्यू को जोड़ गुणा कर दिया, नहीं गुणा नहीं करना, परसेंटेज वाली को सिर्फ जोड़ना है। जोड़ना दोनों में है, मतलब चारों है ना, सब में एरर तो जुड़ेगी ही, याद रखो एरर जुड़ेगी, बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वैल्यू फॉर्म में जुड़ेगी, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये भी गलत है, 4 और 2 6 बस। ये तो डिवीजन भी तो, डिवीजन तो किया ही नहीं यार तूने, R1/R2 का डिवाइड तो 200/100 तो कर, 2 आएगा ना, ये गलत मैं निकाल लिया। ये 6 कैसे आई? नहीं माइनस नहीं करना, एरर हमेशा जोड़नी है, 8 और 2 10 ही आएगी वहां पे। तुम्हारा हो गया? एक तो ये गलत है तुम्हारा, 10 ठीक है, बाकी प्लस माइनस 6%, ये सही है, ये भी सही है, ये मतलब 10/100 आएगा ना। तुमने 10 का 100 से निकलेगा ना परसेंटेज, अब 10%। तुम्हारा 8, हाँ और 2 10, हाँ तो 10 हो गए ना यहाँ, ये तो कर ही लिया अपन ने। अच्छा एक्चुअल ये 8 निकालना है क्या, ये 2 भी निकालना है ना। अब क्या करना है, एरर्स को एक वैल्यू फॉर्म में जोड़ देना है आपको। ये तो 300 बनी क्या है, जैसे ये निकाला है ना मैंने R1+R2 को, तो 300 जोड़ दिया, 100 + 200 300 हो गया। नाउ इन दोनों को वैल्यू फॉर्म में जोड़ा तुमने, 10% आया तो 10 लिख दिया, मतलब एक्चुअल वैल्यू फॉर्म में 10, परसेंटेज नहीं ओनली 10, तो 300 ± 10 बस। हाँ तो अब परसेंटेज में अगर निकालना तो 10/300 × 100, ये यहाँ किया है ना, ये परसेंटेज में निकालना 10/300 × 100। नो देखो R1 - R2 अगर करोगे तो भी आपको वैल्यू फॉर्म लानी है, वैल्यू यहाँ निकाली हुई है हमारी 200 ± 8 पहले की, -100 ± 2। इधर देख लेना, वैल्यू वाली फॉर्म लिखनी है, परसेंटेज वाली को मैंने वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया, प्लस और माइनस करना है। नो जो वैल्यू है इसको तो आपको क्या करना है, अगर सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ सब्ट्रैक्शन ही करना है, लेकिन ये जो एरर है ये क्या करनी है, ऐड। हमेशा याद रखो एरर हर केस में आपकी ऐड होगी, हर केस में क्या होगी, ऐड। नो तो कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 100 ± 10। क्लियर? अब ये एरर परसेंटेज में अगर वो पूछ लेता है तो आप कर दोगे 100 ± 10/100 × 100, मतलब कितना परसेंटेज, 10%, तो 100 ± 10%। हो गया। नो R1 × R2, अब इसमें देखो ये सबसे सिंपल आएगा, R1 की वैल्यू थी आपकी 200 ± 4% मल्टीप्लाई 100 ± 2%। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के अंदर याद रखो
ये जो वैल्यूज है ये तो क्या होंगी, मल्टीप्लाई, और ये प्लस, ठीक है, डायरेक्टली परसेंटेज फॉर्म में, डायरेक्टली परसेंटेज फॉर्म में। तो कितना जाएगा, ये तो बन जाएगा आपका 20,000, ठीक है, प्लस माइनस 6%। और अगर वैल्यू इसकी निकालनी है, परसेंटेज को वैल्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे, 20,000 प्लस माइनस 6/100 परसेंटेज का, परसेंटेज हटाते ही, और इसको मल्टीप्लाई आप कर लो 20,000 से, तो कुछ वैल्यूज मिल जाएगी आपको, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 1200। तो ये आ जाएगा 20,000 प्लस माइनस 1200, ठीक है। और ऐसे ही आपको अपॉन वाला करना है, R1 अपॉन R2, 200 प्लस माइनस 4%, 100 प्लस माइनस 2%। यहां तो आपका डिवीजन ही होगा और यहां पे एडिशन, तो ये आ जाएगा आपका 2 प्लस माइनस 6%। तो वैल्यू अगर निकालनी होगी परसेंटेज से, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते 6/100 इंटू 2, तो कितनी आ जाएगी, 2 प्लस माइनस 6 दूनी 12, तो 0.12, ये आएगी ना, 0.12। हाँ, 8% आ रहा है, 4% या 4% आया ये R1, हाँ हाँ, ऊपर से 8 ले रहा है, वो परसेंटेज नहीं है, R1 और R2 में एक्चुअल वैल्यू से करना, तो परसेंटेज को हम यहाँ कन्वर्ट करके लाए थे, प्लस और माइनस में आपको एक्चुअल वैल्यू से करना है, परसेंटेज से नहीं करना। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में परसेंटेज को डायरेक्टली ऐड करना है, तो सब में एडिशन हो रहा है ना, नोट करके लिख लो। इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, नोट नंबर 1, in case of multiplication or division, the percentage limiting errors are simply added but don't add error in value form. Don't add error in value form. ये क्लियर है, डोंट ऐड को, डोंट को अंडरलाइन रखना, डोंट वाले को अंडरलाइन रखना, और एक वैल्यू वाले को अंडरलाइन रखना है, वैल्यू फॉर्म बस। तो परसेंटेज लिमिटिंग एरर का भी याद रखना। किसमें करोगे ऐड, ऐड तो करना है, लेकिन कौन सी को करोगे, द परसेंटेज लिमिटिंग एरर था सिंपली एडेड, लिखा हुआ है ना, परसेंटेज लिमिटिंग एरर को क्या कर लेंगे हम, ऐड कर लेंगे। क्लियर हो रहा है ना स्टेटमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट, शॉर्टकट नंबर 2, मतलब ये शॉर्टकट है, क्योंकि वरना आपको क्या करना पड़ता, 208 निकालना पड़ता है, यहाँ 102 निकालना पड़ता, फिर उनका करना पड़ता है एक तो एडिशन, फिर एक नीचे वाला करना पड़ता 200 माइनस 8 और 100 माइनस 8, वैल्यू सेम आती। उसी तरीके से इनमें चलता R1 माइनस R2 में, R1 अपॉन R2 में, ये शॉर्टकट है एक तरीके से। ये जो दोनों नोट है ना, ये शॉर्टकट है। एक्चुअल में तो आपको फिर ऐसे अपॉन के अंदर भी कुछ जाना पड़ता ना, या मल्टीप्लाई में हायर वैल्यू को मल्टीप्लाई करके देखते, एक बार लोअर वैल्यू को मल्टीप्लाई करके देखते, तो उस चीज से थोड़ा टफ बनता है, तो ये शॉर्टकट है जाने का। नेक्स्ट देखो, इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, कॉमा लगा के, एरर इन वैल्यू फॉर्म इज सिंपली एडेड, एरर इन वैल्यू फॉर्म इज सिंपली
एडेड, एरर इन वैल्यू फॉर्म इज सिंपली एडेड, ठीक है, कॉमा लगा के कर लो, बट डोंट ऐड परसेंटेज लिमिटिंग एरर, बट डोंट ऐड परसेंटेज लिमिटिंग एरर, बट डोंट ऐड परसेंटेज लिमिटिंग एरर। बस ये याद रखो, देखो भाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नॉर्मल वैल्यू को ऐड करना है, और मल्टीप्लिकेशन और उसमें डिवीजन में आपको परसेंटेज को लेना है, ठीक है। नो नो एक फिफ्थ पॉइंट और कर लो। हाँ मतलब वैसे इसका नहीं, वो क्वेश्चन में जैसे 4 पूछे थे ना, वैसा ही एक 5वां क्वेश्चन टाइप और है। जैसे कि इन द अबव प्रॉब्लम, हाँ क्वेश्चन है, जो 4 तो पूछ ही लिए थे ना पहले। इन द अबव प्रॉब्लम, if the registers are connected in parallel, if the registers are connected in parallel, then are equivalent, then are equivalent. If the in the above problem, if the registers are connected in parallel, then R equivalent is, and find R equivalent. मतलब 2 रेजिस्टर्स आपके पैरेलल में लगे हुए हैं तो R equivalent पूछ सकता है ना, तब क्या करोगे? R equivalent क्या होता है? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। नो, R1 इंटू R2 आपने निकाल रखा है कहीं? कितना रखा है हमारा? 20,000 प्लस माइनस 6%, 20,000 प्लस माइनस 6%, और R1 प्लस R2 भी निकाल रखा होगा आपने, वो कितना है? 300 प्लस माइनस 3.33%। अब ये बताओ, मैं यहाँ एक्चुअल वैल्यू लिखूं या परसेंटेज? क्यों? क्योंकि यहाँ डिवीजन होने वाला है, तो डिवीजन में हम परसेंटेज काम में लेने वाले हैं। तो एक ये थोड़ा सा इसके अंदर एक्सेप्शनल केस है। इस एक्सेप्शनल केस के अंदर नॉर्मल जैसे डिवीजन जब आप करते हो, इसको डिवाइड कर देते हो और इन दोनों एरर्स का क्या करते हो? प्लस करते हो। लेकिन यहाँ पर इसको जब आप ऊपर लेकर जाओगे तो बस यहाँ माइनस करना। 2 रजिस्टर्स आपके इक्वल, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि प्रूफ भी दे सकते हैं हम। प्रूफ देंगे तो वो एक्चुअल के अंदर, जैसे मान लो एक हायर वैल्यू सेलेक्ट करोगे आप, एक को दोनों की हायर कर लो, एक बार लोअर कर लो, तो रेंज आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगी। तो मैं उस एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा, मैं आपको बस डायरेक्ट बता रहा हूँ कि 2 रजिस्टर अगर आपको दे दिए जाएं कि पैरेलल में है, R1 R2 नॉर्मल तरीके से निकाल लोगे, R1 प्लस R2 भी नॉर्मल तरीके से, सब में एरर्स आपकी ऐड हो रही है, ठीक है। मतलब पैरेलल में रहेगा तभी बस पैरेलल, और वो भी ये वाला डिवीजन, इनकी वैल्यू जब आप निकाल के लाओगे R1 R2 R1 प्लस R2, उनमें तो सब सेम है आपका मेथड, लेकिन सिर्फ R इक्विवेलेंट में ये जो डिवीजन है, इसमें ये जो एरर ऊपर जाके क्या होगी? माइनस होगी। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 200/3, ठीक है। 200/3 ही कर लो, जो भी आपका निकलेगा 66 पॉइंट समथिंग, और प्लस माइनस 1 पॉइंट या 2 पॉइंट है, 2.77 2.77 6 आ जाएगा, ठीक है, 67%, ठीक है। ये एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि आपके दिमाग में भी आएगा डिवीजन ही है। कर लोगे आप, रजिस्टर्स दिए आएंगे पैरेलल सीरीज, ठीक है। प्रैक्टिस करना है इनकी। टाइप्स ऑफ एरर हेडिंग डालो। टाइप्स ऑफ एरर। तबीयत खराब हो रही है थोड़ी।
एरर जो है वो 3 टाइप में आपके डिवाइडेड है. एरर्स आर क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स. एरर्स आर क्लासिफाइड इन टाइप्स ऑफ एरर हेडिंग डाली ना. एरर्स आर क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स. Now, number 1, gross error. Gross error. GROSS. Gross. Gross error. Gross error क्या होती है? सिस्टमेटिक एरर तो अलग पार्ट आएगा. जैसे ह्यूमन केयरलेसनेस है, मतलब ह्यूमन ने केयरलेसनेस दिखा दी, एक तो वो एरर हो गई आपकी. या इम्प्रॉपर आपका एप्लीकेशन आ गया. ठीक है, इम्प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं आ गया तो भी वो आ जाएगी आपकी ग्रॉस एरर है. एरर हमेशा आनी है. जैसे फॉर एग्जांपल आप रीडिंग ले रहे हो और उसका स्ट्रक्चर के अंदर ही कुछ गड़बड़ है तो एरर देगा वो हर बार आपको. इम्प्रॉपर एप्लीकेशन है, इम्प्रॉपर उसका कंस्ट्रक्शन आ जाएगा तो वो एरर आएगी ही आएगी. तो इसमें लिख लो, पॉइंट्स लिख करना. पॉइंट्स ऐसे लिख लिया करो जैसे एरो लगा के. तो पहला पॉइंट, एरर ड्यू टू, हाँ, एरर ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक. एरर ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस. थोड़ी देर, केयरलेसनेस. केयरलेसनेस जानते हो, असावधानी इसको बोलते हैं. मतलब ध्यान नहीं देना, जल्दी जल्दी कोई रीडिंग लेता है, उसकी वजह से जो एरर आएगी वो डेफिनेटली आने वाली है. ठीक है. सेकंड, अगर मान लो एडजस्टमेंट आपको जो करना होता है ना, जैसे जीरो एडजस्टमेंट करना है, जैसे ग्रेविटी कंट्रोल है उसमें जीरो एडजस्टमेंट करना पड़ता है हर एक चीज के अंदर. अदरवाइज क्या होगा, मीटर आपका गलत रीडिंग देगा. तो वो एडजस्टमेंट ही आपका गलत है. तो क्या कभी सही रीडिंग आ सकती है? कभी नहीं आएगी. तो इसमें लिखो इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट. इनकरेक्ट कर दो, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट या इम्प्रॉपर भी बोलते हैं. इनकरेक्ट एडजस्टमेंट, इनकरेक्ट एडजस्टमेंट, इनकरेक्ट एडजस्टमेंट. और इम्प्रॉपर एप्लीकेशन, IMPROPER, इम्प्रॉपर एप्लीकेशन, इम्प्रॉपर एप्लीकेशन. नेक्स्ट, मिसरीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट. मिसरीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मिसरीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट. नाउ रॉन्ग कैलकुलेशन. रॉन्ग कैलकुलेशन से भी ग्रॉस एरर आएगी आपकी. मतलब आपको रीडिंग तो वो सही दे रहा है लेकिन आप कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहे हो तो वो भी एक एरर है. तो रॉन्ग कैलकुलेशन. ये क्लियर है? ह्यूमन एरर भी इसी के अंदर आ जाती है पार्ट. तो 3 पार्ट जो मैंने लिखा रखे थे, पहला वाला तो हो गया आपका ग्रॉस एरर. सेकंड एरर है सिस्टमेटिक एरर. सिस्टमेटिक एरर. सिस्टमेटिक एरर. तो नंबर 1 इसमें लिखो कंस्ट्रक्शनल एरर. कंस्ट्रक्शनल एरर ये 3 टाइप की होगी. जो सिस्टमेटिक एरर है ना, ये आपकी 3 टाइप की आएगी. तो नीचे हेडिंग डाल लो कंस्ट्रक्शनल एरर. कंस्ट्रक्शनल एरर, जैसे कंस्ट्रक्शनल एरर होती है आपके कंस्ट्रक्शन में. जो पहले वाली एरर है ग्रॉस एरर, वो क्या है, मिस रीडिंग है, केयरलेसनेस है, उनकी वजह से आ रखी है, या आपने एडजस्टमेंट खराब कर रखा है. मेन जो आता है ह्यूमन वाला आ जाता है पार्ट, कि ह्यूमन को जो करना था वो गड़बड़ कर रहा है. अब एक कंस्ट्रक्शन ही ऑलरेडी डिफेक्टिव आया है. जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो मीटर है उसके अंदर जो वैल्यूज आनी चाहिए थी 1 2 3, वही थोड़ी गलत आ रखी है. जैसे कई बार बार आपने कहीं देखे होंगे, उनमें जो लिखा हुआ था ना कि यहाँ तक 50 ml आएगा, 500 ml आएगा, वही कई बार गड़बड़ होता है.
होता है या नहीं होता? तो कंस्ट्रक्शनल एरर है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जो मेरी ये घड़ी है, इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें लैग है, 0.2 का कुछ लैग है। जैसे ये 12 है, यहाँ सेकंड का जो सुई जानी चाहिए यहाँ 12 के ऊपर, लेकिन वो हल्की सी जाती है यहाँ पे, मतलब बहुत नजदीक 12 के पास रहती है, हल्की सी लैग है उसके अंदर, तो वो अभी तक चलता आ रहा है। तो ये कंस्ट्रक्शनल एरर है। तो वो अगर आप ध्यान नहीं देते उस टाइम पे, तो वो हमेशा आपके प्रेजेंट रहेगा। अब ये डिपेंड करेगा जैसे ये लैग बढ़ता है या नहीं बढ़ता। आपकी जो मोटर है, अगर एजिंग इफेक्ट होता है तो उस वजह से स्पीड स्लो डाउन होती है। तो एजिंग इफेक्ट अगर मान लो नॉर्मल सही घड़ी लिया आपने, बढ़िया मोटर है, तो एजिंग इफेक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन वो आपको फिर समझना होगा। तो इतने से लैग में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कि जहां पे 12 पे जाना चाहिए वहां अगर ये थोड़ा 11 पे जाए, तो भी कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या इससे या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। ये वैसे तो ये वॉच है, इसमें नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे आप आगे शिफ्ट कर दोगे। यहाँ पे ये है कि आपकी जो सुई है इन दोनों के ऊपर अगर आगे पीछे हो रखी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जहां जाना चाहिए, जैसे यहाँ जा रही है, सेकंड की सुई तो सेकंड पे मूव करती है 1 2 3, तो वो उससे थोड़ा सा इधर जाता है, तो ये कंस्ट्रक्शन एरर आता है। और क्या क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग कंट्रोल काम में लेते हैं, कहीं पे पीएमएमसी हो या स्प्रिंग की मान लो स्ट्रेंथ कम है, केसी की वैल्यू वहां कम है, तो कंट्रोलिंग टॉर्क कम मिलेगा। तो ऐसे कंस्ट्रक्शनल एरर हो सकते हैं ना, इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन हो, आपकी जो वैल्यूज की रीडिंग है ये वो गलत दे दे। जैसे मान लो एरर मेरी वॉच में 12 यहाँ आ रहा है, यहाँ आना चाहिए था 1, लेकिन वो यहाँ लिख कर दे दे 1। अब कभी सही टाइम आ सकता है, कभी नहीं आना है, अगर ये आगे पीछे हो। तो ये चीजें तो यहाँ पे सही है, बस लैग है वो कंस्ट्रक्शनल एरर में, वो भी आता है ये भी आता है। तो कौन सा वाला एरर होता है नहीं होता है ये फाइंड आउट रखना होता है। तो इसमें लिखो एरर ड्यू टू, एरर ड्यू टू कंस्ट्रक्शनल एरर डाल दिया ना हेडिंग, उसमें लिखो एरर ड्यू टू, फर्स्ट पॉइंट है इनहेरेंट शॉर्ट कमिंग, इनहेरेंट शॉर्ट कमिंग, SHORT शॉर्ट कमिंग COMING of the instrument, inherent shortcoming of the instrument। इनहेरेंट शॉर्ट कमिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को इन्वर्टेड कोमा में बंद रख लो। इनहेरेंट शॉर्ट कमिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मीन्स कोई थोड़ा बहुत डिफेक्ट आ गया, इसको और करके लिख लो नीचे वाली लाइन में। और क्या क्या बोल सकते हैं इनको? एरर ड्यू टू, एरर ड्यू टू डिफेक्टिव पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, एरर ड्यू टू डिफेक्टिव पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, एरर ड्यू टू डिफेक्टिव पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। डिफेक्टिव पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को भी इन्वर्टेड कोमा में रख लेना, और करके नीचे वाली लाइन में लिख लो। हाँ मतलब इसी के साथ यही है कि एरर ड्यू टू वॉर्म पार्ट, WORM वॉर्म, WORM वॉर्म। 5 मिनट सर, 5 मिनट ही है। नहीं, उधर वाली क्लास में ले लो, ये वाली क्लास खाली है, उधर वाली फैशन है क्या? 4 बजे ना, चलो ठीक है, उधर वाली क्लास में ले लो। हाँ थोड़ा सा ही पार्ट, चलो उधर चलो जल्दी से। अरे नहीं उधर वाली ना